चुनाव खत्म हो गया लेकिन हिंसा और अराजकता अब भी जारी है। तो क्या इसके लिए बहुमत मिला था ममता बनर्जी को बंगाल में सरकार बनाने के लिए? तालठोक के स्पेशल एडिशन में आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। मैं हूं सचिन। बंगाल में गुंडागर्दी का बहुमत आखिरकार किसने दिया? लोगों ने तो अमन और शांति का बहुमत दिया था, चैन से बैठने का बहुमत दिया था। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कल पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजों के बाद जो हिंसा हुई थी, जो सबने देखी थी, हिंसा की जांच करने वाली टीम पर भी जादवपुर में हमला हो गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर यह टीम गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी की टीम, उसके सदस्य आतिफ रशीद के साथ बंगाल में गुंडागर्दी हुई। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है नौटंकी है। इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने आज कलकत्ता हाईकोर्ट को सीलबंद लिफाफे में अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है, जिस पर 2 जुलाई को सुनवाई होगी। इसलिए 6 बजे की बड़ी बहस और इन बड़े सवालों के साथ कि बंगाल में चुनाव खत्म, अराजकता नहीं। दूसरा ये कि सच सामने लाएंगे तो क्या मारे जाएंगे। तीसरा, 2/3 से सरकार, इसलिए खुलेआम वार, इसलिए किसी भी एजेंसी की, किसी भी स्टेट की चीज की कोई परवाह नहीं है। दिलीप घोष भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं। सौरभ सिकदर हैं, बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ तौफीक अहमद खान है, राजनीतिक विश्लेषक, टीएमसी समर्थक। हमारे साथ सारा शालीम है, राजनीतिक विश्लेषक। संगीत रागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और हमारे साथ पीके अग्रवाल हैं, जो कि संवैधानिक विशेषज्ञ हैं। तो असीम, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, सर, ये चल क्या रहा है बंगाल में? मतलब 2/3 बहुमत से सरकार, और एनएचआरसी की टीम गई थी, वो तो कोर्ट के कहने पर गई थी ना, अब उसको भी नहीं छोड़ा, उस पर भी हमला। ये लॉ एंड ऑर्डर हमला अगर होता तो एनएचआरसी टीम के मेंबर जो है ना, रिपोर्ट दर्ज करवाते पुलिस में। हमला तो ना हुआ है और ना ही उन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज करा है। ये बस जी न्यूज है या दूसरे मीडिया चैनल है जिनको वो बीजेपी आईटी सेल वाले कहते रहते हैं, हंगामा करते रहते हैं। और जानते हैं वो बीजेपी आईटी सेल वाले ऐसा क्यों करते हैं, ये फेक न्यूज क्यों चलाते हैं? क्योंकि कल का ही रिपोर्ट है, मदनिया गांव में प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एक लड़की को छेड़छाड़ किया गया और उसके प्रोटेस्ट में जब उसके बुजुर्ग फादर आए 50 साल के, उनको जो है मारा गया। इसके ऊपर हम चर्चा ना करें, एक फेक न्यूज पे हम चर्चा करें। यही वजह है आज मीडिया रूल है। भाई खुद आतिफ रशीद कह रहे हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ, खुद एनएचआरसी की टीम कह रही है कि हमला हुआ, खुद वहां पर जो है टिब्रेवाल जो उनकी वकील है बीजेपी की, वो कह रही है हमला हुआ। मुझे एक बात बताइए ना, फेक न्यूज किस तरीके से? क्या वो 30 घर फेक थे जिनकी तस्वीर दिखाई गई, जो हिंसा के बाद जला दिए गए? मुझे शोभा रानी मंडल फेक थी, उत्तम घोष फेक थे, अभिजीत सरकार फेक थे, औरम अधिकारी फेक थे। सब झूठ है और फेक है। एक डोम पट्टी में, बहुत बढ़िया, ठीक है, हमारे साथ दिलीप घोष जुड़ गए। डोम पट्टी में दिलीप घोष, रुकिए नहीं एक सेकंड रुक जाइए ना सर, आपको फेक नजर आ रहा है ना? आप बहुत आसानी से सर्टिफिकेट देने का काम करते हैं और पूरी दुनिया देख रही होती है। सर, ये क्या मतलब पाकिस्तान से भी बदतर हालात और कोर्ट ने भेजा था? दिलीप घोष, वो कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी का कोई मंडल गया था, बीजेपी का कोई टीम गई थी कि जिस पर हमला हो गया और इसको ये फेक ठहराएं। ये हमला तो एनएचआरसी की टीम पर हुआ और उसको भी कह रहे हैं कि तो फेक है, नौटंकी कर रहे हैं। दिलीप घोष, इनको तो इस पर भी विश्वास नहीं। देखिए, यहाँ हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं तो उनका ऊपर अटैक होता है। अभी इस घटनाओं के बाद, चुनाव के बाद हिंसा हुई, माननीय केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन जी आए थे, मेदिनीपुर गए थे, उनके ऊपर अटैक हुई, गाड़ी उड़ी तोड़ दिया गया। उनके साथ मीडिया वाले गए थे, उनके साथ भी मारपीट हुई। और हमारे अभी तक 5 विधायक के ऊपर आक्रमण हुई है, चुनाव को पहले मेरे ऊपर और कितने कार्यकर्ताओं पर। और चुनाव चलते समय कम से कम 18 कैंडिडेट, उसमें हमारे 15 थे, उनके ऊपर भी अटैक हुई। ये स्थिति है यहाँ की परिस्थिति। और ये सब होने के बावजूद हमारे चीफ मिनिस्टर बोलते कुछ नहीं हुआ है। कल भी उनके मंत्री बोले कोई घर चल कर नहीं गया है। लगभग 80,000 लोग घर से बाहर थे हिंसा के कारण। अभी आ गए लगभग, फिर भी 2-4 हजार बाहर होंगे, अभी तो कौन कहाँ पता ही नहीं है। और 11,000 से ज्यादा घटना जिसमें हिंसक घटना हुई है, उसका सारी तथ्य हम लिए हैं और अलग अलग कमीशन को भेजा है। जब हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हम गए, हाईकोर्ट ने इसका ऊपर संज्ञान ली और उन्होंने माना कि घटना हुआ है, हम और बोले हमारे पास भेजिए। हम केवल 31 मई से 10 जून तक इतने समय काल में और 3,239 संख्या और मेल के माध्यम से हाईकोर्ट को हमने भेजा है। तब उन्होंने प्रशासन को ये आदेश दिया कि जो बाहर है लोग उनको घर पहुंचाइए। वो काम चालू है लेकिन उतना सहयोग नहीं हो रहा है। तो पुलिस उल्टा धमकी दे रही है कि हम तो कल पहुंचा देंगे, फिर उसके बाद कौन देखेगा आपको।
और जो मार के भगाए तो वो भी बोल रहे हैं पुलिस सरकार जाएगी फिर कौन देखेगा तुमको। ये स्थिति है। गवर्नर जब निकलते हैं लोगों से मिलने के लिए, उनको काला झंडा दिखाया जाता है, गो बैक स्लोगन दिया जाता है, उनके नाम पर कुछ भी बोला जाता है अपशब्द, चाहे चीफ मिनिस्टर हो चाहे उनका दूसरे मंत्री नेता हो, कुछ भी बोल देते हैं। बंगाल में लोकतंत्र की यह हाल है। किस चीज का डर है फिर भाई? अगर वहां जांच कमेटी पहुंची, ठीक है, मैं हमले की बात को थोड़ा साइड पर रख लेता हूं कि ये कह रहे हैं कि हमला नहीं हुआ, नौटंकी हो रही है। हालांकि खुद एनएचआरसी की टीम कह रही है, खुद उनके जो उपाध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझ पर हमला हुआ है, वहां पर लोग इकट्ठे थे। मैं अभी इसको साइड पर भी कर दूं भाई, वो तो कोर्ट के कहने पर मानवाधिकार कमीशन की एक टीम गई थी, उसने रिपोर्ट सौंपनी थी, कोर्ट में ही लिफाफा बंद, और लॉ एंड ऑर्डर आपका ही राज्य का सुधरता। तो किस चीज का डर था, किस चीज को छुपाना चाहती थी कि जो सच सामने ना आए? देखिए, इसके पहले भी ह्यूमन राइट कमीशन, महिला आयोग, एसटी कमीशन की टीम आई थी। इसके पहले भी एक होम डिपार्टमेंट की टीम आई थी और सीधा यहाँ के चीफ सेक्रेटरी बोल दिया आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे, आप यहाँ होटल में रहिए। और एसटी और एसटी कमीशन के लोग जब गए संदेश खाली, तो लोग वहाँ जमा हुए थे उनसे मिलने के लिए, पुलिस वाले उनको भगा दिए वहां से कि किसी से मिलना नहीं है। हर प्रकार की छुपाने की, दबाने की प्रयास हो रही है। और फिर भी कोर्ट तक पहुंची मामला, अलग अलग कमीशन तक पहुंची, और जब वो आ रहे हैं अपने सामने देख रहे हैं उन पर ये आक्रमण हो रहा है। लोकतंत्र और प्रशासन की कहीं नमो निशान नहीं है। विपक्ष को किसी भी कीमत पर खत्म करके एक दलीय लोकतंत्र स्थापना करने की यहाँ प्रयास हो रही है। नहीं तो ऐसा अपनी रिपोर्ट में क्या एनएचआरसी लिख देती जिससे दिक्कत वहां पर हो गई? नहीं, ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ की जो हिंसा हुई है वो इसके पहले देश में कहीं पर नहीं हुआ था, वो वहां दबा के रखा है। इसलिए सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई रिपोर्ट लिखवाने के लिए तैयार नहीं है। महिलाएं जिनका ऊपर बलात्कार हुई है, कई महिलाओं की, वो मानते हैं, लेकिन एक कंप्लेंट नहीं करते हैं। ये महिला आयोग की चेयरमैन आई थी, उन्होंने फोन पर बात की कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप कंप्लेंट लिखवाइए। वो बोलते हैं हमारी सम्मान तो गई है, जान भी जाएगी, इसलिए आप बताइए हम मिलेंगे कि नहीं। जिनके घर के लोगों की हत्या हुई है, यहाँ की नतीजा आने के बाद 41 हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, उनसे बात करने से एफआईआर करने के लिए बोलते हैं देखिए एक तो गया है, हम जिंदा है, अगर एफआईआर करेंगे हमको भी मार दिया जाएगा। केवल 14 एफआईआर हुआ है 41 में, बॉडी तो मिला तो हत्या नहीं, ये नहीं बोल सकते हैं। लेकिन क्यों ऐसा होता है? पुलिस भी कोऑपरेट नहीं करती है और इतना भय का वातावरण है, ये कंप्लेंट लिखाने के लिए तैयार नहीं है लोग। लेकिन दिलीप घोष साहब, अब गवर्नर को वो मानती नहीं है, गवर्नर को उन्होंने करप्ट तक कह दिया, गवर्नर के ऊपर इल्जाम लगा दिए, उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं। सेंटर की एजेंसी सेंट्रल फोर्सेज आती हैं, उनको वो मानती नहीं है, यहाँ जरूरत नहीं है। सेंटर की योजनाएं तक वहाँ जरूरत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, जब अगर एनएचआरसी आती है अब तो कोर्ट तक मानती नहीं है। तो फिर बंगाल इस देश का हिस्सा है कि नहीं है? तो फिर कैसे, कम से कम सेंटर में तो बीजेपी की सरकार, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। तो फिर बंगाल किस तरफ जा रहा है? नहीं, बिल्कुल सही है। हम पहले से बोलते आ रहे 2-3 साल से परिस्थिति बनी है। पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने का सर्विस चल रहा है। और देखिए पूरा देश शांत है, बम बंदूक की आवाज नहीं है। यहाँ हर जिला में बम फट रहा है, बम बंदूक की कारखाना मिल रही है। बांग्लादेशी और जो टेररिस्ट है, सिमी, जमात, अलकायदा, इनकी यहाँ मिल रही है, और मॉड्यूल और तार बांग्लादेश से जुड़ा हुआ। कल इतना ही नहीं है, अभी ये नया सरकार आने के बाद पंजाब की जो गैंगस्टर यहाँ छुपे हुए मिला एक आवासन में, और वो वहां से इंफॉर्मेशन आता है, तब यहाँ की पुलिस कार्रवाई करती है। और ऐसा भी है, अभी कलिया चौक, अब जानते हैं वो बहुत फेमस काम है, जहाँ खाना जला दिया जाता है, सबसे ज्यादा गैरकानूनी काम होती है। सोना आता है, ड्रग्स आता है, बांग्लादेश से गाय जाती है इधर से। वहां पर एक घर में घटना घटी, एक लड़का ने घर वालों को सारे को मार दिया आपने। बाद में पता चला उसके बाद कई बंदूक है और इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उसका संपर्क है। एक चीना नागरिक वहां से घुसता है, जासूस, वो पकड़ा जाता है, वहां आके वो रुकता है। अभी यहाँ पास में ही एक म्यूनिसिपालिटी में एक टीएमसी लीडर के घर में, उनका बेटा के घर में बोरे में बम मिला। तो क्यों बंगाल में बार बार ऐसा होता है? एंटी सोशल, एंटी नेशनल, इंटरनेशनल टेररिस्ट का तार यहाँ मिलता है। खगड़ागढ़, कलिया चौक, झूलागढ़ और सिमुलिया माद्रासा का बम ब्लास्ट, तुमको दबाने का प्रयास हुआ है। आज भी जो घटना हो रही है वैक्सीन को लेकर जो हुआ है, इतना बड़ा कांड, एक एमपी तक वहां धोखा खा गए, और कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, उसको दबाने का प्रयास। आज चीफ मिनिस्टर ने बोला इसमें बीजेपी का हाथ हो सकता है। तो कहां तक जाएंगे नीचे नाकामियों को दबाने के लिए? बड़ी चिंताजनक स्थिति है बंगाल के लिए। बंगाल की सुरक्षा देश के साथ सुरक्षा जुड़ा हुआ है। बंगाल असुरक्षित रहेगा तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा?
लेकिन फिलहाल तो कम से कम लगता नहीं कि हालात ऐसे हैं कि भले टकराव की बात हो, भले हम एक दूसरे के सामने खड़े रहने की बात हो, हिंसा अगर होती है तो अब अगर एनएचआरसी और कोर्ट के आदेश पर अगर टीम गई है उस पर भी हिंसा होती है तो बंगाल किस तरफ जा रहा है ये देखने की बात होगी। फिलहाल आपने कहा कि आप कोर्ट इसीलिए ही गए हुए हैं क्योंकि बंगाल में लोकतंत्र बचा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। तौसीफ, आप अपना जवाब पूरा कर लीजिए। क्या सच में बंगाल में लोकतंत्र बचा नहीं है? क्योंकि जो रहने वाले हैं, जिनके घर उजड़े, अभी मैं हमले की बात को साइड पे ही रखता हूं, एनएचआरसी जो कि कोर्ट के कहने पर एक टीम गठित की गई जो कि वहां गई थी, टीम उसने कोर्ट में ही रिपोर्ट सौंपनी थी, उससे दिक्कत क्या थी? देखिए, ये सारी झूठ को बार बार टीवी में रिपीट किया जाता है ताकि झूठ जो है 100 दफा कहने से सच बन जाए। ये कुछ लोगों का, बीजेपी आईटी सेल का ये एक प्रैक्टिस है, वो इस तरह के प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। अगर किसी के ऊपर में हमला हुआ, पहला बात तो हमला नहीं हुआ, इसका डिनाइल है। जो वहाँ के पुलिस सीनियर अफसर हैं उनको कोट किया गया है मीडिया में कि लेकिन फिर कोर्ट ने कमेटी क्यों बनाई? डोमपाड़ा का कोर्ट ने तो कमेटी बनाई है एनएचआरसी के विजिट के लिए, तो इसलिए बनाई है क्योंकि हिंसा हुई ना। भाई कोर्ट में अगर पिटीशन में ये दिखाया गया कि वहां पर चुनावों के बाद हिंसा हुई है, चुनावों के बाद 37 बीजेपी वर्कर मार दिए गए, जो कि जो है बीजेपी बाकायदा कोर्ट गई है हाई कोर्ट में और कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया होगा, कुछ तो सबूत आए होंगे, देखे होंगे जले हुए घर और वहां पर जो शवों की बातें सामने आई थी, उसके बाद ही कमेटी बनाई गई होगी ना। बिना उसके कैसे मानवाधिकार की कमेटी बना देंगे? कोर्ट ने कमेटी बनाई है, लेकिन कोर्ट ने बीजेपी को यह हक नहीं दिया है कहने के लिए कि बंगाल में जो है लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अगर बंगाल में लॉ ऑर्डर नहीं होता तो वो कोर्ट कैसे कमेटी बनाती? ये तो चित भी आपका, पट भी आपका। आप टीवी में आकर के बकवास बकेंगे, आप टीवी के दर्शकों को झूठ फैलाएंगे। बीजेपी ये कब तक करेगी? अपने नाकामियों से छुप रही है। वो हर जगह पे वो नाकाम हो चुके हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो। अभी पहले अभी वैक्सीन को लेकर के देश में एपिडेमिक संभाल नहीं सके, इसके पहले इकोनॉमी में क्या हाल कर दिया, डिमोनेटाइजेशन में क्या हाल कर दिया, जीएसटी में क्या हाल कर दिया। संभाल लेंगे ना सर, देश की बात कर लीजिए। नहीं, क्यों बंगाल देश का हिस्सा नहीं है? एनएचआरसी की टीम ने बाकायदा कोर्ट में कहा कि हम पर हमला हुआ। मुझे एक बात बताइए, आपको फेक न्यूज लगता है? आपको लगता है कि सौरभ सिकदर, इसका जवाब दीजिए। नहीं, आपको नौटंकी लगता है, आपको फेक न्यूज लगता है, आपको लगता ही नहीं है कि जो मरे या फिर उनकी जान की कीमत इसलिए नहीं थी क्योंकि उन्होंने किसी दूसरी पार्टी को वोट किया था और ये सुनियोजित हिंसा हुई, यही एनएचआरसी कह रहा था। क्या इस चीज का डर है? सौरभ सिकदर जवाब दीजिए, फिर उसके बाद सारा शाह अलीम। एक्चुअली ऐसा है कि ममता बनर्जी अभी भी तृणमूल नेत्री ममता बनर्जी बन के राज को चला रहे हैं। ये भूल गई है कि वो दोबारा तीसरी बार के लिए मुख्यमंत्री चुनी गई है और जो है उसको मुख्यमंत्री का राजधर्म निभाना चाहिए। आज बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये खाली बीजेपी नहीं बोल रहा है, बंगाल में रहने वाले हर एक बंगाल के बासिंदा बोल रहे हैं कि यहाँ पे ना कोई लॉ है, ना कोई ऑर्डर है और ना ही यहाँ का सीएम कोई लॉ मानती है। आज जो है कोर्ट का फैसला को नहीं मानती है। मेरे दोस्त तौसीफ भाई अभी वैक्सीन का बात कर रहे थे। पहला राज्य ऐसा है जहाँ पे नकली आईएएस ऑफिसर और नकली वैक्सीन कैंप पकड़ा गया है और दुर्भाग्य की बात तो ये इसका सांसद को भी वो नकली वैक्सीन लग गई है। आज देखिए बंगाल में हमारे अध्यक्ष जी अभी जो बोल रहे थे, माननीय दिलीप घोष जी, ना जाने कितने महिलाओं को बलात्कार हुआ है पोस्टपोल वायलेंस के तहत, और उसमें आप ही लोगों ने दिखाए थे, पूरे भारत के मीडिया दिखाया था कि 60 साल के एक माँ सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना साहस जुटा के अपना विचार मांगने गया है। तो ये 60 साल की माँ भी इसीलिए यहाँ पे अपना शिकायत नहीं दर्ज किया क्योंकि उसको विचार नहीं मिलता। तो ये आज क्या टीएमसी ये बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते? सुप्रीम कोर्ट भी पार्शियल है। बंगाल में पुलिस पॉलिटिसाइज हो गया है, पुलिस का पूरा तरीका से राजनीतिकरण हो गया है, जो बिना तृणमूल कांग्रेस के कोई नेता के इशारे पे पुलिस किसी का शिकायत भी नहीं लेता है और उसी रिकॉर्ड को उठा के ये लोग फाटा ढोल की तरह बजाते रहते कि बंगाल में देखो क्राइम रेट कम है, बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है। मेरा सवाल फिर अगला यही होगा, इसका जवाब आप बाद में दीजिएगा कि क्या कोर्ट में अब आप ही एफिडेविट फाइल करेंगे या कोर्ट में अपनी इस जिरह को इस स्तर तक, इस लेवल तक लेकर के जाएंगे कि चुनावों के बाद हिंसा का दौर अब भी इतना जारी है, वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है और अब राज्यपाल या राष्ट्रपति शासन ही जो है एक विकल्प बचता है अगर वहां पर सुनिश्चित नहीं होता है लॉ एंड ऑर्डर? और दूसरा, सायरा शाह अलीम, इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन सायरा शाह अलीम, यही अगर देश के किसी और स्टेट में हुआ होता
कि कोर्ट की बनाई हुई एक कमेटी गई होती जांच करने के लिए, कोर्ट ने कहा होता जाइए हिंसा की जांच करके आइए, मानवाधिकार कमेटी, और उस पर हमला हो गया होता, उसको लोकल प्रोटेक्शन नहीं मिलता, तब भी इतना ही सन्नाटा होता। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी यूपी में अगर ये हो गया होता। देखिए सचिन जी, ये बात तो स्थापित हो गई है कि 2 मई के बाद जो हम लोग एक हिंसा का लहर देखे बंगाल में, वो बहुत ही शोकनीय है। तो इस बात की कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे जो विपक्षी दलों के जो एक्टिविस्ट थे और कुछ नेता थे, उन लोगों के घर जलाए गए और बहुत रिपोर्टों के अनुसार 18 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से। तो ये बहुत ही चिंता की बात है। और यहाँ पे बहुत लोग जो विस्थापित हुए, ये एनएचआरसी जाकर 160 क्या कहते हैं लोगों के घरों में जाकर ये इंक्वायरी की है। बहुत पर्सनल जो है इंक्वायरीज जो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही हैं, बहुत पिटिशंस आई हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इस बात की जांच पड़ताल होनी चाहिए कि जो 2 मई के बाद जो हिंसा हुई है बंगाल में, तो इस तरह की अगर रिपोर्ट आ रही है कि एक नेशनल ह्यूमन राइट बॉडी एनएचआरसी अगर उसमें कोई हमला हुआ है तो ये चिंता करने की ही बात है। और एक बार मैं फिर से दोहरा रही हूं कि जी हाँ, और ये बात मैं बहुत साल से कह रही हूं कि भाजपा भी कम नहीं है, वो भी उकसाता है, वो भी हिंसा की घटनाएं जो है बंगाल में उसमें उनका एक अहम रोल हुआ है। तो इस वक्त मैं ये दोनों दलों को कोई क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है अपनी पूरी तरह से एक फेयर और इम्पार्शियल प्रोब करे, ताकि बंगाल के लोगों को एक बहुत ही एक अच्छा संदेश मिले। फेयर और इम्पार्शियल प्रोब कहां से होगा जब आप खुद कह रही हैं कि एनएचआरसी की टीम पहुंची, उसको वहां पर काम करने नहीं दिया गया। जब आप तक इस तरह की हिंसा हुई है, बिल्कुल हुई है, और आप जब आपके पास इतना डाटा मौजूद है तो देखिए तौसीफ तो नौटंकी बता दे, तौसीफ के लिए तो वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं जिन लोगों की हत्या हुई है, जिन लोगों के घर जल गए। तो कल को तो फिर इसका मतलब लेफ्ट भी चुनाव लड़ा था, कांग्रेस भी चुनाव लड़ा था, उसमें फिर अगर इसी हिंसा की लहर में कल को तो फिर कोई आ सकता है। लेकिन मेरा जो सवाल था उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया सारा शालिम। वो मेरा सवाल सीधा यही था संगीत रागी कि अगर ये उत्तर प्रदेश में हुआ होता, हिंसा हुई होती, एनएचआरसी की टीम पहुंच गई होती और उस पर हमला कर दिया होता, योगी बचते अब तक, फॉर एग्जाम्पल। बिल्कुल मैं कह रही हूं सचिन जी, इस बात की हम निंदा करते हैं और मैं कह रही हूं कि जांच पड़ताल पूरी तरह से फेयर और इम्पार्शियल प्रोब होनी चाहिए। तो मैम वही तो मैं कह रहा था, फिर इतना सन्नाटा क्यों है? फिर एनएचआरसी की टीम पर इस देश में रहते हुए हमला हो जाता है, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को वो नहीं मान रही हैं, और फिर भी इतना सन्नाटा है, फिर भी कुछ नहीं, सिर्फ एक चिंता, और कोई ट्वीट पे कुछ है नहीं, कोई बड़ी नेता है नहीं, जैसे वो तो बिल्कुल उनको वो इम्यूनिटी है, और बीजेपी पर हमला हुआ तो वो जायज है। संगीत रागी डिस्ट्रिक्ट का देखिए अभी बात तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल जो है कुछ टेलीविजन चैनल को ये बाइट देता है। मैं मीडिया की रिपोर्ट्स देख रहा था, हिंदू ने भी रिपोर्टिंग की है, हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्टिंग की है, जी टीवी ने रिपोर्टिंग की है, अमर उजाला ने रिपोर्ट की है, बाकी अमृत बाजार पत्रिका, सारे रिपोर्टिंग है और लगभग सभी वही बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जो एनएचआरसी की टीम है वो यादवपुर इलाके में जाती है, तो उन्होंने कहा कि 40 घरों को यहाँ पर आग लगा करके बर्बाद कर दिया गया था और वो लोग भाग गए हैं। और ये हम लोगों ने इस चीज को वहां पर तहकीकात में ऐसा देखा और हम पर आक्रमण हुआ। उस साथ में उन्होंने, राष्ट्रपति जी ने यह भी कहा कि जब एनएचआरसी की टीम पर हमला किया जा सकता है तो ये अपने आप में बताने वाली ये भयावह स्थिति क्या होगी बंगाल की, ये समझने लायक है। साथ में उन्होंने यह भी जोड़ा कि पुलिस वहां पर मूक दर्शक थी, पुलिस वहां पर इस सारे चीजों को देख रही थी और पुलिस ने हस्तक्षेप नहीं किया है। इसलिए अभी जो ये बात कह रही है, कहा जा रहा है कि पुलिस कप्तान की तरफ से आया है कि ऐसी कोई हिंसा नहीं हुई है, तो स्वाभाविक है कि पुलिस कप्तान ममता, जिस पुलिस कप्तान ममता जी के हाथों में खेल रही हो, उनसे ये उम्मीद कैसे आप कर सकते हैं कि वो कहें कि हाँ वहां पर हिंसा हुई और वो एक्शन लेंगे।
क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के लोग ही इस हिंसा में शामिल है। मान लेते हैं आपको गवर्नर से आपको लगता है गवर्नर भी आपको नहीं आपको पसंद है, आप कहते हैं कि हाई कोर्ट में जब जाता है तो ये कोर्ट का फला जज जो है हमको उस पर विश्वास नहीं है, यदि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है आपको उस पर विश्वास नहीं है, कलकत्ता हाई कोर्ट पर विश्वास नहीं है, तो ये एक ऐसा है, एक ममता बनर्जी मैं शुरू से कहता हूं एक अराजक मानसिकता की महिला है जो कभी भी विवेक से केंद्र काम क्या करे, कोर्ट की तरफ देख करके बैठे रहे तो मतलब 5 साल तक खेला क्या चलता रहेगा कि जिसने बीजेपी को वोट दिया 5 साल तक बस या तो वो छोड़ के चला जाए या चुन चुन कर मारा जाएगा, फिर क्या होगा? सचिन जी, दो चीजें मुझे बहुत गंभीरता से इस बात को करनी है। मुझे ऐसा लगता है कोर्ट तो जो करेगी सो करेगी, केंद्र सरकार जो करेगी सो करेगी, लेकिन बंगाल की भारतीय जनता पार्टी को बंगाल बचाने के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर स्ट्रीट पॉलिटिक्स आंदोलन करना चाहिए, सड़कों पर लड़ाई करनी चाहिए। ये रोज रोज सिर्फ यदि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, सिर्फ टेलीविजन पर आकर के बोल देते हैं, मैं जानता हूं ऐसे कार्यकर्ताओं को, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ एक लड़का 3 महीने से उसके घर पे ताले लगे हुए हैं, और इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि वो भारतीय युवा मोर्चा का वो कार्यकर्ता था, उसके घर के खिलाफ उसके माँ बुजुर्ग थे, उस पर बम फेंके गए थे। जब ऐसी दहशत की स्थिति हो जहां पर, और अभी सीपीएम की एक प्रवक्ता बोल रही थी, अरे सेन ब्रदर्स को कौन नहीं जानता है कि बंगाल में टेरर का माहौल तो जो है वो तो वामपंथ की ही देन है। सेन ब्रदर्स को मार करके उनके जिंदा मां को उनके बेटे का खून पिलाया गया था और इन्हीं सीपीएम वालों ने किया था। मार मार करके लटकाने की तालिबानी प्रवृत्ति जो है वो सीपीएम के गुंडों ने की थी। उसी अराजकता और तालिबानी मानसिकता को तृणमूल कांग्रेस ने अपना लिया है। आप देखेंगे कि जहां जहां लेकिन राघव साहब, मेरा सवाल तो आम आदमी के लिए है ना कि वो क्या करे चुनावों के बाद, जिसने बहुमत दिया है, 2/3 बहुमत जिसने दिया है ममता बनर्जी को, वो कहां जाए? पी के अग्रवाल साहब, इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल डिबेट में आपको लाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं बाद में सबसे आ रहा हूं आपके पास। पी के अग्रवाल साहब, भाई हमारे पास तो एक फेडरल सिस्टम है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल सिस्टम, जहां स्टेट के राइट्स डिफाइंड है, सेंट्रल के साथ डिफाइंड है, दोनों ने मिलकर के चलना है। अब आप गवर्नर को नहीं मानिए, सेंट्रल एजेंसीज को नहीं मानिए, वहां की कोर्ट्स को नहीं मानिए, वहां की जितनी योजनाएं हैं उनको लागू मत कीजिए, तो फिर कहां की डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल? पी के अग्रवाल साहब, फिर किस तरफ जा रहा बंगाल? ये हाँ, वास्तव में आपको मैं बोलूं, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। जब मैं 1978 में पश्चिम बंगाल में एसडीओ होकर गया, तब जैसे ही सीपीएम का राज आया, उन्होंने प्रथम मेरा काम था, उन्होंने प्रधान का घर जला दिया। तो ये जो पोस्ट वायलेंस है, पोस्ट पोल वायलेंस, ये सभी राज्यों में होता है, पश्चिम बंगाल में कुछ ज़्यादा होता है, और इस बार कुछ ज़्यादा हो गया। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि लोगों को घर से विस्थापित होना पड़ा। लेकिन जो भी हो, मैं ये कहूँगा कि एनएचआरसी जो टीम बनाई गई है वो बहुत ही बैलेंस टीम है। उसमें सभी प्रतिनिधित्व थे। माइनॉरिटी कमीशन के जो वाइस चेयरमैन हैं उन पर अटैक हुआ, लेकिन उसमें सभी वहाँ के जो वेस्ट बंगाल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उनके रजिस्ट्रार भी थे। तो इस प्रकार की एक जो बॉडी है, इसका स्वागत होना चाहिए जनता से। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य है, अगर डोमपारा में ऐसी घटना होती है और जो प्रोटेस्ट करने वाले शराब पिए हैं, तो इस प्रकार की घटना से हम पूरा प्रशासन को वो कर दें, जोड़ दें, ये ठीक नहीं है। क्योंकि मुझे ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतना सब हुआ तो एफआईआर क्यों नहीं फाइल की तरफ से? जब उसे नौटंकी कहा जाए, प्रशासन की तरफ से जब कहा जाए कि ये फेक न्यूज है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तब सवाल तो उठेंगे ना। आप एफआईआर तो करें, नहीं आप नहीं एफआईआर फाइल करें तभी तो इन्वेस्टिगेशन हुआ। इसके अलावा जब लोकल पुलिस वहाँ क्यों नहीं थी? अगर सीआरपीएफ पे अटैक भी होता तो सीआरपीएफ के लोगों को उसमें बंदूक चलाना चाहिए। पुलिस के पास सब हथियार है, पुलिस क्यों नहीं एक्शन करती है? पुलिस को कोई रोकता नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है, संविधान के भाग 4 काम है कि वो संविधान की मर्यादा के अनुसार प्रत्येक संवैधानिक संस्था है उसका आदर करे,
जो 51 का आपका का है ठीक है सर, अनुच्छेद, लेकिन फिलहाल तो संवैधानिक इसके अलावा मर्यादाओं का आदर क्या? प्रत्येक फिलहाल नागरिक का अगर यही कोई कर्तव्य है। राज्यपाल 51 वर्सेस मुख्यमंत्री हो जाए, मुख्यमंत्री केंद्र को कुछ कहने भी लगे, है। प्रधानमंत्री बीच में आ जाए, फिलहाल तो कम से कम ये कह रहे हैं कि लग नहीं रहा कि बंगाल में चुनाव हुए, चुनाव के बाद जो हिंसा और नहीं, उसके बाद जो अराजकता तक का दौर है वो थमता नजर आ रहा है। मेरे पास वक्त इतना ही है, मैं माफी चाहता हूँ, आपको किसी और दिन जो है मैं और ज्यादा वक्त दूंगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.